हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में आपके साथ लास्ट क्लास जेके एसबी एफए के लिए इसमें सर कुछ रहने वाले क्वेश्चन जो हैं अकाउंटेंट असिस्टेंट फाइनेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक, जो जेके एसबी ने रिसेंटली हेल्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उनके बारे में बात करें। पहले पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, आज इस पार्ट में ये तमाम क्वेश्चन करेंगे ताकि एक अच्छा खासा आपको रिवीजन हो जाएगा। चलिए साथी जो जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि टाइम रहते और दोस्त जुड़ सकें। चलिए सर बिना किसी देर के स्टार्ट करें हैं। जो दोस्त सिर्फ एफए की तैयारी करें सर वही बेहतर रहेगा, वो देखें क्योंकि सर हम सुपर फास्ट चलेंगे। तो चलिए सर स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ टोटल प्रोडक्ट व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव। जब मार्जिनल प्रोडक्ट आपके पास नेगेटिव आ जाता है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चला जाएगा तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सर? टोटल प्रोडक्ट उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। डैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आना चाहिए। डैट इज टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज करेगा। अच्छी बात है जी। क्वेश्चन 102, ये आप देख रहे हैं सर इस तरह से कि ये आपके फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज। जब थर्ड स्टेज में आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव चला जाएगा और आपके पास जो टोटल प्रोडक्ट है उसमें गिरावट देखने को नजर आएगी। क्वेश्चन 102 आपके स्क्रीन के ऊपर, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम HYVP जो है वाज रिस्ट्रिक्टेड टू कितने क्रॉप्स तक सर? ये रिस्ट्रिक्टेड था। ऑप्शन ए 7, 5, 2 और 3। तो ये कितने क्रॉप्स थे सर आपके पास? वो 5 क्रॉप्स थे। कौन कौन 5 क्रॉप्स थे अगर आपको याद होंगे सर? हमारा बाजरा, जवर, राइस, मेज और वीट थे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 103 आपकी स्क्रीन के ऊपर, द डैश द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, द डैश द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जितनी ज़्यादा आपके पास कैपिटल फॉर्मेशन होगी उतनी ज़्यादा आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। डैट इज आपके पास दोनों में ग्रेटर ग्रेटर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर आ रहा है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 104, विच लॉ इज कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। किस लॉ को आप मानेंगे सर? लॉ ऑफ एक्सटेंशन है वो आपके पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की। तो अभी जो आप दोस्तों ने पढ़ा है जिसे आप लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, वही लॉ हम सर मानते हैं एक्सटेंशन इसकी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन 105 आपके स्क्रीन के ऊपर, ऑन द एव ऑफ फर्स्ट ईयर प्लान। ठीक है जी, फर्स्ट ईयर प्लान के दौरान इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वायर एस्टेब्लिश्ड बढ़ दिया प्रोडक्शन। लेकिन उनकी प्रोडक्शन क्या थी सर? जब पहला 5 ईयर प्लान था उनकी प्रोडक्शन कितनी होगी सर? लार्ज तो हो नहीं सकती। ठीक है जी, लार्ज हो नहीं सकती। अब उनकी ये लाजमी है कि उनकी प्रोडक्शन स्मॉल होगी। एज प्रोडक्टिव कैपेसिटी वाज कंसिडरेबली, और प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होगी सर? वो भी बिलो होगी सर, बिलो द रिक्वायरमेंट। डैट इज आपके पास ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आना चाहिए, स्मॉल एंड बिलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 106, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर आल्सो कॉल्ड। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप क्या कहेंगे? टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है सर? आपके वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है जी। मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म अगर आप मानेंगे ना सर वेरिएबल कॉस्ट के लिए तो हम लेते हैं सर नॉर्मल कॉस्ट। अगर यहाँ पर नॉर्मल कॉस्ट दिया जाता है तो हम उसी की तरफ जाते हैं, तो नहीं दिया गया है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म यहाँ हम प्राइम कॉस्ट को मान लेंगे। वरना मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो प्राइम कॉस्ट में हम जो है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को लेते हैं, लेकिन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आप ले सकते हैं सर प्राइम कॉस्ट। क्वेश्चन 107, इन विच मेथड द प्राइवेटाइजेशन द गवर्नमेंट सेल्स इट्स शेयर्स टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर सर बेचती है। दो तरीके से आप बेचते हैं सर, आईपीओ के माध्यम से ये कंसेप्ट आपको देखने को मिलते हैं और आपके पास स्ट्रेटेजिक शेयर के माध्यम से देखते हैं। तो क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनर को हो रही है तो आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। क्वेश्चन 108, विच ट्रांजैक्शन आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में इनमें से कौन सी आ जाएगी? ठीक है जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 अकाउंट है सर, कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में वो आएंगी जिसके माध्यम से आपके पास या तो कैपिटल, आपके पास या तो एसेट्स या तो लायबिलिटीज, उन पर सर फेरबदल देखने को मिले मुल्क की, तो उसे आप इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ इनमें से ऐसा कौन सा आ सकता है जो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा? ठीक है सी, FDI जो है हम सीधे सीधे इंक्लूड करते हैं आपके कैपिटल अकाउंट में। क्वेश्चन 109, द इंडिफरेंस करो इज रिलेटिवली डैश। अब इंडिफरेंस करो किस तरह से हम बनाते हैं? अगर आपको याद होगा कुछ इस तरह की जो शेप है इंडिफरेंस करो की आती है। इंडिफरेंस करो की शेप जो है आपके पास कुछ इस तरह की शेप आपको दिखाई देती है। पूछ रहा है कि इंडिफरेंस करो जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड में क्या होते हैं और रिलेटिवली लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं। चलिए मेरे दोस्तों बताइए, क्योंकि हमें पता है कि जो आपके पास इंडिफरेंस करोज हैं उनकी शेप किस तरह से होती है सर? वो आपके पास जब आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या है सर? स्टीपर हैं। और जो राइट हैंड साइड में पहुंच रहे हैं तो राइट हैंड साइड में ये फ्लैट जा रहे हैं। तो पूछा क्या गया? पहले राइट हैंड साइड, पहले फ्लैट आना चाहिए फिर स्टीपर आना चाहिए। फ्लैट एंड स्टीपर कहाँ पर है? फ्लैट एंड स्टीपर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन 109 ऑप्शन नंबर सी ठीक है सर। जो आपके पास याद रखते हैं हम कि आपके पास जो इंडिफरेंस करो हैं वो आपके पास लेफ्ट साइड में स्टीप हो रहे हैं, उनको स्टीपर दिखाई दे रहे हैं, और राइट साइड में ये फ्लैट दिखाई देते हैं। क्वेश्चन 110, if the total deposit created by a commercial bank is ₹12,000 crore, legal
सर्विस लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है जिसे आप LRR के नाम से जानते हैं वो 25% दिया गया है। आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है इनिशियल डिपॉजिट कितना होगा। बड़े बेहतरीन तरीके से जब हमने ये क्वेश्चन आपको कराए थे बेहतर विस्तार से, वहाँ हमने आपको कंसेप्ट दिया था मनी मल्टीप्लायर का। मनी मल्टीप्लायर किसके बराबर होता है सर, 1/LRR। LRR की वैल्यू आपके पास दी गई है, कितनी दी गई है सर, LRR गिवन है सर 25%, मतलब 25% की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/4। इसका मतलब आपके पास LRR 1/4 है, तो मनी मल्टीप्लाई इसका उल्टा, मनी मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा सर, मनी मल्टीप्लाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आपके पास 4 बन के आ जाएगी। अब आप दोस्तों को पता है, क्या पता है सर हमें पता है सर जो आपके पास टोटल डिपॉजिट होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है सर मनी मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल डिपॉजिट। तो आपने निकालना क्या है यहाँ पर, वी हैव टू कैलकुलेट इनिशियल डिपॉजिट। तो इनिशियल डिपॉजिट किसके बराबर निकलेगा, मनी आपके पास टोटल डिपॉजिट डिवाइडेड मनी मल्टीप्लायर। तो टोटल डिपॉजिट कितना दिया गया है यहाँ पर, 12,000 करोड़ दिया गया है, डिवाइडेड मनी मल्टीप्लाई कितना निकाला आपने 4, 4 3 मतलब 3,000 जो है आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कोई दोस्त खुल के देखना चाहेगा, टाइम आपके पास अगर होगा तो, जो FA का एस्पिरेंट नहीं होगा तो उसके लिए हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिंक है, पूरे खोल के हमने सर ये पढ़ाए हुए है। क्वेश्चन 111, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डबलिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी ऑन द प्राइस लेवल। आपको हमने पढ़ाया है सर, क्या पढ़ा है हमने क्वेश्चन में, MV = PT। हमने बोला है अगर आपके पास मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर पैसा बढ़ रहा है तो चीज़ों की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन यहीं पर ये वही कंसेप्ट बोला है यहाँ पर, अगर आपके पास बोला जा रहा है कि व्हाट विल डबलिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी, और पैसा डबल हो रहा है तो चीज़ों की कीमत क्या हो जाएगी, प्राइस क्या हो जाएगी सर, वो भी आपके पास डबल हो जाएगी। तो डबल कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी पर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 112, विच आर फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी में आप कौन इंक्लूड करेंगे, मैक्रो में देखिए सर, मैक्रो की जब बात आएगी तो इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है इसका, इन्फ्लेशन रेट, कार इंडस्ट्री, मनी सप्लाई या फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो आपने माइक्रो की बात करनी है, सॉरी सर, माइक्रो, इनमें से माइक्रो की कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज कार इंडस्ट्री। सर सिंगल चीज़ को देख रहे हैं तो यही आपके पास माइक्रो में इंक्लूड हो जाएगी। क्वेश्चन 113 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। बताइए दोस्तों, अंडर द इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो किस तरह से होता है एज कम्पेयर टू एवरेज रेवेन्यू कर्व। ठीक है जी, तो कंसेप्ट क्या पड़े होते हैं सर, अगर आपके पास परफेक्ट कंपटीशन आ जाएगा तो आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू हो जाए और आपके पास एवरेज रेवेन्यू हो जाए, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन बात किसकी हो गई है, इम्परफेक्ट की। तो इम्परफेक्ट में आपके पास कर्व कुछ इस तरह के देखने को मिलता है कि आपके पास ये जो है एवरेज रेवेन्यू ऊपर होता है और मार्जिनल रेवेन्यू नीचे होता है। तो ये ऑप्शन आपके पास कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है कि आपके पास जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो नीचे दिखाई देगा एज कम्पेयर टू एवरेज रेवेन्यू। क्वेश्चन 114, बताइए सर, कैलकुलेट द नेशनल इनकम। अब सर इसके लिए हम रिकमेंड करेंगे आपको कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर आप बड़े बेहतरीन तरीके से जो है इसको सीख सकेंगे। मोटे मोटे तौर पर जो कंसेप्ट है वो हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि नेशनल इनकम जो आपने निकालनी है वो किसके बराबर होती है सर, नेशनल इनकम इज नथिंग बट इट इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट। तो इसके लिए आप कैसे निकालेंगे, पहले आप GDP देखेंगे, GDP की मदद से आप जो है उसमें आप नेट इनडायरेक्ट जो आपके पास फैक्टर इनकम आ जाएगा वो इंक्लूड करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे GNP पर। GNP में से आप डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आप NNP पर पहुंच जाएंगे, NNP एट मार्केट कॉस्ट। तो उसका यूज़ करके आप उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स से माइनस कर देंगे, आप पहुंच जाएंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, वही आपके पास नेशनल इनकम आ जाएगी। ठीक है जी, तो देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ GDP की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ सीधे आपको बोलेंगे यहाँ 5,500 दी गई है। तो नेट नेशनल इनकम, नेट फैक्टर इनकम मतलब बाहर से कितना आया है सर, बाहर से आपके पास फैक्टर इनकम यहाँ से बाहर कितना गया है, 250 गया है। बाहर से कितना आया है, बाहर से कितना आया सर 150, मतलब डिफरेंस कितने का आ गया सर, 100 का माइनस में। तो आप लेंगे सर 5,500 माइनस में आप यहाँ पर 100 लेंगे, आप पहुँच गए सर 5,400 पर। ये आपके पास आ जाएगा GNP। इस GNP में से आप जो है डिप्रिसिएशन कितने का आ रहा है सर, यहाँ 300 का, माइनस 300 कर देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे आप 5,100। ये 5,100 आपके पास क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट। ठीक है जी, अब इसमें से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स से माइनस कर देंगे। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितने हैं सर, 120 यहाँ पर हैं और 70 यहाँ पर, 120 माइनस 70 आपने कर दिया, वो कितने हो गए सर, वो आपके पास 50 हो गए। तो 5,100 माइनस आप 50 करेंगे तो कहाँ पहुँच गए आप 5050 पर। तो 5050 कहाँ पर है आपके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कोई दोस्त सर विस्तार से देखना चाहेगा, सर बिल्कुल आपने परेशान हैंग नहीं होना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपके पास सर्च करना है आपने 114, पूरे खुल के आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 115, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स बाय 2। आपको दी गई है कि प्राइस की जो कमोडिटी की प्राइस है वो कम हो रही है, मतलब आपके पास डेल्टा P क्या है सर, सीधा -2 है।
अच्छी बात है। और दिया जा रहा है देन द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, तो डेल्टा क्यू आपके पास कितना आ रहा है सर, प्लस में 10 आ रहा है। पूछा जा रहा है इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ईडी की वैल्यू आपके पास -1 दी गई है, कैलकुलेट क्वांटिटी डिमांडेड, आपने क्यू की वैल्यू निकालनी है जब आपके पास प्राइस पी जो है वो 10 दिया गया है। अब क्या है सर, एक ही अननोन है, बाकी सारे नोन है। तो इक्वेशन आपको पता है, क्या पता है सर, हमें पता है सर लास्ट डिमांड किसके बराबर होता है, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई क्यू इंटू पी डिवाइड डेल्टा पी। सारी वैल्यू पता है, एक ही अननोन है क्यू, तो उसको आप ढूंढ लेंगे आराम से। तो करेक्ट आंसर का जो है इस इक्वेशन के माध्यम से आपको आ जाएगा सर 50 यूनिट्स। ठीक है जी। क्वेश्चन 116 आपके स्क्रीन के ऊपर, डेबिट फाइनेंसिंग ऑफ द बजट डेफिसिट इज आल्सो नोन एज। तो जब बजट डेफिसिट की बात आ रही है तो आप सीधा बॉन्ड फाइनेंसिंग ऑफ बजट डेफिसिट मान लेंगे। क्वेश्चन 117, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन हिज डिमांड कर्व फॉर द गुड्स। ठीक है जी, आपको क्या बताना है कि अगर आपके पास इनकम इंक्रीज हो गई, वेल्थ इंक्रीज हो गई, तो डिमांड पर क्या होगा। सीधा मान रहे हैं सर, गुड्स जो हैं वो नॉर्मल गुड्स हैं तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब उनकी डिमांड बढ़ जाएगी तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा सर, डिक्रीज हो रही है यहाँ वेल्थ कम हो रही है। अगर आपके पास इनकम कम हो जाएगी तो चीज़ों की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लेफ्ट शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 118, व्हाट द रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ कमांड इकोनॉमी। तो कमांड इकोनॉमी के कोलैप्स होने का क्या रीज़न है। कमांड इकोनॉमी क्या है सर, ये एक इस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम आ रहा है जिसमें सेंटर का कंट्रोल जो है वो ज़बरदस्त होता है सर। ठीक है जी, सेंट्रल अथॉरिटी जो है वही सब कुछ करती है, वही देखती है किस तरह के गुड्स बनाने चाहिए, किन के लिए बनाने चाहिए और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। तो कब हो सकती है सर ये आपके पास कोलैप्स, जब आपके पास लैक ऑफ एफिशिएंसी इन रिसोर्स एलोकेशन देखने को मिलेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए 118 का आप मान सकते हैं। क्वेश्चन 119, विच लॉ स्टेटेड दैट कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज मनी इनकम बिटवीन द गुड्स in such a way that the utility derived from the last rupee spent on each good is equal। तो लास्ट क्लास में हमने सर आपको कंसेप्ट दिया था, अगर आपको याद होगा, ये इक्वेशन हम जब पढ़ रहे थे मनी के लिए। ठीक है जी, हमने किसी गुड के लिए ले लिया, डिवाइडेड प्राइस उस गुड के ले ली। तो इसका ऑरिजिन जो हमारे पास था वो कौन सा था, वो आपके पास लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी था। तो उसी लॉ में ये सारी ये बातें हमें दर्शाई गई हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 120, क्या बात हो रही है सर, आपको बोल रहा है यहाँ से देखिए और बताइए कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है किस तरह का यहाँ देखने को मिलेगा। अब देखिए सर, इनपुट में क्या हो रहा है 0 से 1, 1 से 2, तो आउटपुट में क्या हो रहा है सर, प्रोडक्शन में टोटल प्रोडक्ट में 0 से 8, 8 से 20, तो सीधा आप देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है और इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से आपके पास 120 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 121, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपने बताना है सर गिवन ऑप्शन में से इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कौन सा है। देखिए सर, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एनुअल वेल्थ टैक्स एंड कैपिटल टैक्स। तो इन जो आपके पास सेल्स टैक्स है, ठीक है जी, अभी सर आपके पास जीएसटी में देखने को मिलते हैं कंसेप्ट ये। तो जो सेल्स टैक्स है ये कहाँ आ जाएगा, आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाएगा। क्वेश्चन 122, विच कॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स। रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स से आप कौन सी प्राइस ऑफ गुड्स निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो उसे आप क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट। क्या निकालना है आपने, रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स के लिए विच कॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स, तो नन अदर देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप मान लेंगे। क्वेश्चन 123, आपके पास बात हो रही है कि जो आपके पास थर्ड स्टेज आ रही है। ठीक है जी, अभी भी आपको हमने ये ग्राफ जब बना के दिया, ये आपके पास फर्स्ट स्टेज हो गई, दूसरी स्टेज जब ये डिक्रीज होना शुरू होगा, थर्ड स्टेज जब ये बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ से इंक्रीजिंग रफ्तार में इंक्रीज हो रहा है, दूसरे पार्ट में इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रफ्तार से, और तीसरे में ये बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है। बात हो रही है थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है सर, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन इज आल्सो कॉल्ड द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। इसे नेगेटिव रिटर्न कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आप दोस्तों को पता होगा कि इस स्टेज में आपके पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वेरिएबल फैक्टर का, वो नेगेटिव चला जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 123, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर जो है वो नेगेटिव चला जाता है। क्वेश्चन 124, विच इंस्टीट्यूशन इज कैटेगराइज्ड एज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इनमें से सर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन सा आप मानेंगे, डिस्काउंट एंड फाइनेंसिंग हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड। सर बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही आ रहा है, क्योंकि आपके पास ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आप गिनेंगे। मनी लेंडर सर ये अनऑर्गेनाइज आ रहे हैं, अनरेगुलेटेड हैं, इंडिजीनियस हैं, ये सारे के सारे अनऑर्गेनाइज्ड आ जाएंगे। क्वेश्चन 125, विच डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉन थ्रू द चेक्स। कौन सा डिपॉजिट जो आप निकाल सकेंगे, किसके माध्यम से, चेक्स के माध्यम से। लेकिन आपके पास क्या दिया गया है कंसेप्ट, देयर आर लिमिट्स
टू द अकाउंट ऑफ विड्रॉएबल इन वीक और मंथ। लेकिन कुछ लिमिट है आपके पास। जब लिमिट होती है सर वो कहाँ देखने को मिलती है आपके, वो सर आपके सेविंग बैंक डिपॉजिट में देखने को मिलती है। क्वेश्चन 126, विच कमोडिटी इज क्लासिफाइड एज ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। ठीक है जी, आप कुछ चीज़ें सर कंज्यूम करने वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन उन कंज्यूम करने वाली चीज़ों में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी सर आप जो है काफ़ी यूज़ उनको काफ़ी टाइम तक कर सकेंगे। वही चीज़ें जो हैं ड्यूरेबल में आ जाए। जैसे आपके पास टेलीविज़न हो गए, जो बाकी आपके पास कोई चीज़ आ रही है सर, कोई मशीन आपके पास आ रही है घर में जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह हो गई, वो सारे के सारे जो हैं ड्यूरेबल यूज़ कंज्यूमर गुड्स आ जाएंगे। तो हाउस जो है इसमें आप एग्जाम्पल मान सकते हैं। क्वेश्चन 127, विच ट्रांजैक्शन इज इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट। अब बताइए सर, कितनी बार हम आपको पढ़ा चुके कि कैपिटल अकाउंट में वो चीज़ें लीजिए जिससे आपके पास या तो आपके एसेट्स या तो आपके लायबिलिटी देश की उस पर फर्क पड़ जाए। अब बताइए सर किस पर फर्क पड़ेगा इनमें से, इंटरेस्ट पेड ऑन क्लेम्स, बैंकिंग, इंटरेस्ट अर्नड ऑन क्लेम्स या पेमेंट ऑन क्लेम्स। तो 127 का आंसर आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, नन अदर देन, बताइए सर क्वेश्चन 127 का आंसर क्या आना चाहिए, बिल्कुल जी पेमेंट ऑफ क्लेम्स। आपकी लायबिलिटी पर फर्क पड़ रहा है देश की, बिल्कुल सर। 128 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच मेजर हैज़ बीन टेकन अंडर लैंड रिफॉर्म्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कौन से सर लैंड रिफॉर्म लिए गए हैं। ए ऑप्शन इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। तो पहला ही ऑप्शन जो है सीधा सीधा आपको देख रहे हैं, क्योंकि सर जो सीलिंग का कंसेप्ट था, ठीक है जी, इम्पोजिशन सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, तो एक हद लगाई गई थी, इसके पार कोई ज़मीन नहीं रख सकता। तो ये इसमें सर लैंड रिफॉर्म में कंसेप्ट उठाए गए थे, कदम उठाए गए थे। किसी दोस्त को लग रहा होगा सर तेज चल रहे हैं, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ सर आप जो हैं गलत क्लास में हैं, क्योंकि सर हम ये क्लास लगा रहे हैं FA के लिए, जिसके एग्ज़ाम के लिए कुछ ही घंटे बचे हैं मेरे दोस्त, कुछ ही घंटे बचे हैं। अगर आपने पूरे आराम से विस्तार से इसको देखना है तो इन 100 सर जो हमारे पास 200 क्वेश्चन है, इनको सर हमने लगभग 8 पार्ट्स में आपके साथ खोल के डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, परेशान नहीं होना है। बात हो रही है द नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड ड्यूरिंग एक्सचेंज इन ए ईयर इज रेफर्ड टू एज। ठीक है जी, हमने इक्वेशन पढ़ी है MV = PT। सर ये V क्या है यहाँ पर, इस V को हमने कहा है वेलोसिटी ऑफ मनी। तो बात क्या हो रही है, वेलोसिटी ऑफ मनी पर बात हो रही है। तो 129 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 130, विच टैक्स विल बी कैटेगराइज्ड एज डायरेक्ट टैक्स। इनमें से डायरेक्ट टैक्स किसे आप कहेंगे, ठीक है जी, डायरेक्ट टैक्स आप किसे मानेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स को सर सीधा सीधा आ रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स तो सर आपके पास डायरेक्ट टैक्स आ रहा है, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बेहतर तरीके से अगर आपका ऑप्शन सीधा 1A आ रहा है तो बाकी पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 131, हाउ विल मार्जिनल प्रोडक्ट रिएक्ट व्हेन टोटल प्रोडक्ट राइजेज एज एट ए डिमिनिशिंग रेट। अब देखिए सर, टोटल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट में, ठीक है जी, इस वाली स्टेज में डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा है। तो वहाँ पर आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट पर क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट तो गिरेगा, नीचे गिरेगा, लेकिन आपके पास वो पॉजिटिव ही होगा। थर्ड स्टेज में आपके पास नेगेटिव चला जाता है, वो मार्जिन प्रोडक्ट सर कम होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन पॉजिटिव हो रहेगा। मार्जिन प्रोडक्ट फॉल्स बट रिमेन इज पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर। क्वेश्चन 132, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच इज परचेज्ड एंड सोल्ड एट द इक्विलिब्रियम। बात किसकी हो रही है सर, क्वांटिटी की। जब प्राइस की बात होगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस देंगे आंसर, जब क्वांटिटी की बात होगी तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आंसर देंगे। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए पर। बताइए दोस्तों, ठीक है बात, अच्छे से सीख रहे हैं आप दोस्त, बिल्कुल सर, क्विक रिवीजन होना चाहिए आपका। क्वेश्चन 133, व्हाट वाज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द एसेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ MRTP एंड डोमिनेट अंडरटेकन अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। आप बताइए सर, कल की क्लास में हमने, अगर आपने बेहतरीन तरीके से देखा होगा, हमने कहा पहले सर MRTP हमने लिमिट रखी थी 20 करोड़ की, फिर आगे चलकर हमने अमेंडमेंट किए थे, हम 100 करोड़ पर चले गए थे। जब उसके बाद हमारे पास 1991 में रिफॉर्म्स आ गए, हमने बोला सर ये लिमिट छोड़िए, हमें कोई लिमिट नहीं चाहिए। क्वेश्चन 134, बात हो रही है कि आप बताइए कमेंट दी शेप, आपने शेप बताने की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो का शेप कैसा निकलेगा, कैसा निकलेगा सर, ऐसे कहाँ बताएंगे, ऐसे करेंगे, या आपके पास एक्स गुड हो गया या आपके पास वाई गुड हो गया। ठीक है, एक्स जब 0 आ रहा है तो वाई कितना है सर, वाई यहाँ पर फॉर्मूला 10 आ गया। एक्स अगर 1 ले लिया आपने तो वाई 9 आ गया। एक्स अगर आपके पास 2 हो गया तो वाई की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। ठीक है जी, अगर एक्स आपके पास लगभग सर ये करो कुछ इस तरह का बनता आ रहा है आपके पास, तो इस तरह के करो को आपको क्या कहते हैं सर, कनकेव कहते हैं, कनकेव शेप। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो अब ऐसे आप देखेंगे, आप बोलेंगे क्या बन रहा है, तो ऐसे गोटे से आपको याद नहीं होगा सर, आपने बना के देखना है। ठीक है, कहीं पर कन्वेक्स बन जाए तो आप सीधे कनकेव करके आ जाएं, ऐसा नहीं करना है आपने। क्वेश्चन 135, कैलकुलेट द ग्रोथ इन आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट दी गई है आपके पास, COR दिया गया है, आप बोला गया है ग्रोथ निकालिए।
कितनी बार हम आपको पढ़ा चुके हैं कि COR की वैल्यू कितनी है सर, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है डिवाइड बाय ग्रोथ कितनी हो रही है। आप बताइए क्या निकालना है आपने ग्रोथ निकालनी है। तो ग्रोथ कैसे निकल के आ जाएगी, ग्रोथ किसके बराबर आ जाएगी आप, क्योंकि आपने पढ़ लिया अभी कि COR किसके बराबर है, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय ग्रोथ। तो अब ग्रोथ आपने निकालनी है, COR की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दी गई है, ये इन्वेस्टमेंट कितना दिया गया है सर, 500 दिया गया है, डिवाइड बाय आपके पास G निकल के आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर देंगे, करेक्ट आंसर 135 का कितना बन के आ जाएगा सर, 125 करोड़। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 136, इंडियन एग्रीकल्चर वाज डैश इन नेचर ऑन द एव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो पहला 5 ईयर प्लान था उसके दौरान इंडियन एग्रीकल्चर किस नेचर में था सर, इंडियन एग्रीकल्चर पहले प्लान में, पहले बारे बात तो हम खसारे में थे, बैकवर्ड चल रहा था, और जो आपके पास क्वालिटी थी वो ट्रेडिशनल हम इस्तेमाल कर रहे थे, वही जो बैलगाड़ी का काम चल रहा था, ट्रैक्टर का नाम क्या था वो हमें पता नहीं था। क्वेश्चन 137, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उनकी बात हो रही है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर आल्सो नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। जब अभी हमने आपको प्राइम कॉस्ट के पीछे पढ़ा लिया, वो कंसेप्ट आपने सीख लिया। अब फिक्स्ड कॉस्ट है उन्हें आप क्या कहेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट को आप ओवरहेड कॉस्ट में कंसीडर करते हैं। तो करेक्ट आंसर 137 का ऑप्शन नंबर सी बेहतर तरीके से। क्वेश्चन 138, चलिए जी, क्वेश्चन 138 बात हो रही है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मेड ऑन द स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड इन 5 ईयर प्लान्स में। जो चीज़ें 5 ईयर प्लान में इंक्लूडेड हैं उन पर जो खर्चे हो रहे हैं उन्हें आप क्या करेंगे सर, प्लान में इंक्लूडेड हैं तो उन्हें आप प्लान एक्सपेंडिचर ही मानेंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है इसका। क्वेश्चन 139, एज एन इंडिविजुअल परचेजेज मोर यूनिट्स ऑफ ए गुड, जितने जब वो ज़्यादा चीज़ें सब परचेज करेगा तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी, आपको ये सब पता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ यूटिलिटी क्या पड़ा है, जब आपके पास इंक्रीज करेंगे चीज़ों को तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी कम होती जाएगी। दैट इज ऑप्शन नंबर बी सही आंसर माना चाहिए सर 139 का। क्वेश्चन 140, अंडर डैश देयर इज कंपटीशन अमंग फ्यू फिर्म्स प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। एक बात हो रही है पहले कि आपके पास कंपटीशन किनके बराबर बीच में है, फ्यू, कुछ हैं सर, एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं तो फिर बात हो रही है आगे चल के कि आपके पास क्या है, होमोजीनियस एक जैसे और आइडेंटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या आपके पास परफेक्ट कंपटीशन है, क्या आपके पास प्योर ओलिगोपोली आ रहा है, डिफरेंशिएटर आ रहा है, मोनोपोलिस्टिक आ रहा है। सर पहले मोनोपोलिस्टिक आप कैंसिल करेंगे, क्यों एक से ज़्यादा हैं सर आपके पास, डिफरेंशिएटर सर क्योंकि एक जैसे वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, दोनों आपने कैंसिल कर दिए, दो ऑप्शन अब आपके पास बच रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपके पास इनमें से क्या आ सकता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो प्योर ओलिगोपोली आ रहा है। ठीक है जी, क्योंकि परफेक्ट में आपके पास बहुत सारे सर होते हैं बनाने वाले, तो यहाँ सिर्फ फ्यू ही दिए गए हैं। क्वेश्चन 141, what will be the effect of rise in the price of a commodity on the total expenditure when demand is inelastic। डिमांड क्या है सर, इनइलास्टिक है। अब चीज़ों की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी वजह से असर क्या हो गया आपके टोटल एक्सपेंडिचर पर। अच्छे से समझना है बात को, कंसेप्ट को अगर आपने पढ़े हैं हमारे साथ तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल आंख बंद करके आ जाएंगी। देखिए सर बात क्या हो रही है, बात हो रही है कि आपने देखना है कि जो है प्राइस बढ़ रही है लेकिन आपके पास जो डिमांड है वो इनलास्टिक है। इसका मतलब प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड में सर ज़्यादा कमी नहीं आएगी, कमी नहीं आएगी, जिसकी वजह से आपके पास जो टोटल रेवेन्यू है वो आपके पास बढ़ जाएगा, एक्सपेंडिचर जो है आपके पास वो बढ़ जाएगा। डेट इज आपके पास ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है कि एक्सपेंडिचर आपका जो है इंक्रीज हो जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन 142, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो सर प्राइवेटाइजेशन का काम हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, इसके लिए वजह क्या मानी जाती है। ऑप्शन ए फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन इज डिफिकल्ट, ऑप्शन बी इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज अवॉइडेबल एंड ऑप्शन डी आपके पास पब्लिक यूनिट्स आर सब्जेक्ट टू मेक डिसिप्लिन। तो करेक्ट आंसर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। क्वेश्चन 143, which factor conveys information to the firms about how individual value different goods and services। तो कौन सा फैक्टर सर कन्वे करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा, सीधा सीधा जो आपके प्राइजेस हैं वही सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो क्वेश्चन नंबर 143 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 144, विच मेजर हैज़ बीन टेकन अंडर द लैंड रिफॉर्म्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए इनमें से कौन से सर लैंड रिफॉर्म्स लिए गए हैं, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, इनपुट सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज एंड चौथा आपके पास ऑप्शन आ रहा है रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो कुछ दोस्त जो हैं हो सकता है यहाँ इनपुट की तरफ जा सकें सब्सिडीज का, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो एबॉलिशन ऑफ, जो सर रिफॉर्म्स आए थे उनमें सर ये कंसेप्ट था एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। क्वेश्चन 145,
व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस, अब आपके पास चीज़ों की कीमत जो है वो कम हो रही है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू पर इसका असर क्या होगा, लेकिन डिमांड क्या आपके पास, डिमांड इलास्टिक है, अब चीज़ों की कीमत कम हो गई, ठीक है जी, चीज़ों की प्राइस कम हो गई, जब प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड क्या है सर, डिमांड आपके पास इलास्टिक है, तो चीज़ों की जो जब कीमत कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा से बढ़ जाएगी, जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, चीज़ों की कीमत कम हो रही है लेकिन डिमांड तो सर उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ऑटोमेटिकली टोटल रेवेन्यू जो है आपके पास वो बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। दैट इज क्वेश्चन 145, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर। क्वेश्चन 146, बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट करो है वो इंक्रीज होता है किस रफ्तार से। सर आपको पता ही है कि आपके पास कंसेप्ट होते हैं, अच्छे से आपने पढ़े होते हैं, अगर आप दोस्तों को याद होंगे तो यहाँ से लेकर ऊपर बोल रहा है ये किस रफ्तार से ऊपर चढ़ रहा है सर, इस पॉइंट से जो है ऊपर किस रफ्तार से चढ़ रहा है सर, इंक्रीजिंग रेट में चढ़ता है सर, ये ऑप्शन नंबर बी दैट इज इंक्रीजिंग रेट। चलिए ये देखिए सर, ये आपके पास यहाँ पर आ रहा है, आपको आपने पढ़े हैं बेहतर तरीके से, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट का करो है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, ये एवरेज कॉस्ट का, ये वाला पॉइंट जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट मिलते हैं उसे आप ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद किस रफ्तार से चढ़ रहा है सर, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन 148, विच इंडस्ट्रीज वाई ग्रांटेड ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, किस सर इंडस्ट्री को सर इजाज़त दी गई थी ऑटोमेटिक अप्रूवल के लिए, किसके लिए, एफडीआई में। ऑप्शन ए ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, बिल्कुल नहीं सर। एंटरटेनमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्कुल सर, ये बात सच है कि हमने सर इस रिफॉर्मेशन के दौरान एंटरटेनमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स को ये सर अलो किया था। क्वेश्चन 149, विच सोर्स ऑफ फंड्स आर क्लासिफाइड एज बैंक लाइबिलिटी, तो बैंक की लाइबिलिटी आप किसे मानेंगे, बैंक लाइबिलिटी आप किसे मानेंगे, बैलेंस ऑफ अदर बैंकर्स, बैलेंस विद सेंट्रल बैंक, बोरोइंग्स या एडवांसेस, तो जो आपके पास बोरोइंग्स विद जो बैलेंसेस है आपके सेंट्रल बैंक के साथ उन्हें ही आप इसकी लाइबिलिटी मानेंगे। दैट क्वेश्चन नंबर 149, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन 150, द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इक्वल द क्वांटिटी सप्लाइड इज कॉल्ड, अब बात किसकी हो रही है, प्राइस की, जब क्वांटिटी की बात आएगी तो इक्विवेलेंट क्वांटिटी, जब प्राइस की बात आएगी तो इक्विवेलेंट प्राइस, तो इक्विवेलेंट प्राइस कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 151 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच मार्केट इज कैटेगराइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ फिर्म्स एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएटर्स, फिर सर बहुत सारे हैं लेकिन प्रोडक्ट में क्या है सर, डिफरेंशिएशन है, जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है तो परफेक्ट कंपटीशन तो हो नहीं सकता। अच्छी बात है सर, ओलिगोपोली हो नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे फिर्म्स हैं, मोनोपोली है नहीं सर आपके पास, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ क्वेश्चन 151। क्वेश्चन 152, विच कंसेप्ट टॉक्स अबाउट प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट और वेरीज गुड्स फ्रॉम द गिवन अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है जी, आपने हासिल करने हैं मैक्सिमम हासिल करने हैं आपने आउटपुट फ्रॉम द वेरीज गुड्स, किससे लेकर, फ्रॉम द गिवन अवेलेबल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन या एलोकेशन ऑफ एफिशिएंसी, बात किसकी हो रही है सर, प्रोडक्शन की, जब प्रोडक्शन की बात होगी तो हम एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ही लेंगे आंसर। क्वेश्चन 153, विच थ्योरी सीक्स टू एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज, सर कितनी बार ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं, बताइए सर, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, किस थ्योरी में ये बताया गया है, वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ चेंज इन इट इज क्वांटिटी, तो आप क्या कहते हैं सर, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। दैट इज ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आप मानेंगे। क्वेश्चन 154, विच यूटिलिटी डिटरमाइन्स द प्राइस ऑफ ए कंज्यूमर विल बी प्रिपेयर्ड टू पे फॉर ए यूनिट ऑफ ए गुड, कौन सी यूटिलिटी आपको डिटरमाइन करेगी, दर्शाएगी कितनी प्राइस है कंज्यूमर जो है रेडी होगा पे करने के लिए, विल बी प्रिपेयर टू पे फॉर ए यूनिट ऑफ गुड, तो उसे आप क्या कहेंगे सर, मार्जिन यूटिलिटी से हम कंसेप्ट ले सकते हैं। 154 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 155, वे ट्रांजैक्शन इज इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में आप इनमें से क्या मानेंगे, करंट अकाउंट में सर देखिए सर एफडीआई, इससे तो हमारे साथ लेन देन हो रहा है आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज में। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, देखिए सर क्या आ सकता है, ये क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है, नहीं सर, शिपिंग जो है आप करंट अकाउंट में मानेंगे, तो 155 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 156, विच एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड एज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में से क्या है, एक्सपेंस ऑन पुलिस, एक्सपेंस ऑन ट्रांसपोर्ट, जुडिशरी या जेल्स, जो आप एक्सपेंडिचर ट्रांसपोर्ट पर करेंगे उसे आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मान सकते हैं। 156 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 157, द टैक्सेस हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स, वो टैक्स जिसका बर्डन सर दूसरों पर शिफ्ट आप कर सकते हैं,
ठीक है जी, उसे आप क्या कहेंगे? ठीक है, दो तरह के टैक्स आप पढ़ते हैं सर, एक तो आपके पास डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, अच्छे से आपने पढ़े हैं। ठीक है जी, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट जब सेम परसेंट ऑफ फॉल कर रहा है, प्रोग्रेसिव नेचर होते हैं, उन्हें आप डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसके बरकस जो आपके पास इम्पीडेंस और जो इम्पैक्ट है, जो इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट है, अलग अलग लोगों का पड़ेगा, उसे आप इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे, उसे आप रिग्रेसिव नेचर मानते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स इसका सही आंसर आना चाहिए। चलिए दोस्तों, सीख रहे हैं दोस्तों, साथ साथ आप दोस्त लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन 158, सपोज देयर आर टू गुड्स एक्स एंड वाई, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स ऑन द बजट कॉन्स्टेंट। अब आपको सर बड़े बेहतर तरीके से हमने सर कल पढ़ाए हुए ये सर आपके पास आ गया बजट कॉन्स्टेंट के लिए, इस तरह से हमने पढ़ा है, ये याद रख दीजिए क्योंकि कल भी हमने आपको पढ़ाया है। ये आपके पास हो गया m/p1, ये m/p2। क्या हो रहा है, बात क्या हो रही है सर, ये आपके एक्स गुड है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके वाई गुड है। बात हो रही है व्हाट विल इफेक्ट ऑन द राइज इन द प्राइस, जब P1 सर बढ़ जाएगा, जब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो टोटल वैल्यू क्या है सर, टोटल वैल्यू कम हो जाएगी। तो मतलब ये किसकी तरफ मूव हो जाएगा, ये सर लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा। इंटरसेप्ट कहाँ की तरफ मूव हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ। ऑप्शन नंबर बी 158 का सही आंसर है सर। क्वेश्चन 159, विच इकोनॉमिक मेजर्स हैव बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी 1991। तो इम्प्रूव किसको करना है, सप्लाई साइड को, उसके लिए कौन से रिफॉर्म उठाए गए हैं सर, सप्लाई साइड को इम्प्रूव करना है, तो हम सर लिबरलाइजेशन की तरफ गए थे। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज LPG में सर लिबरलाइजेशन जो कंसेप्ट था उसमें हमने लिबरलाइजेशन पर जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर 160, विच स्टेटमेंट होल्डर्स द थर्ड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरी प्रोडक्ट। अब थर्ड स्टेज पर हम सर पहुंच गए हैं, या क्या फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, ये जहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है टोटल प्रोडक्ट। थर्ड स्टेज में क्या होता है सर, मार्जिन प्रोडक्ट सर पॉजिटिव है, कहाँ है सर, ये फिक्स्ड प्रोडक्ट टू मच रिलेटिव है आपके वेरिएबल प्रोडक्ट से, बिल्कुल नहीं है सर, इसका उल्टा होता है। क्या होता है सर उल्टा, जो कि वेरिएबल फैक्टर है, इट इज टू मच रिलेटिव विद रेस्पेक्ट टू फिक्स्ड फैक्टर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन 160 का। क्वेश्चन नंबर 161, व्हाट एडवांटेज कैन बी ऑब्टेन्ड विद हायर कैपिटल एक्यूमुलेशन। हायर कैपिटल एक्यूमुलेशन आप कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपको कौन सा एडवांटेज मिलेगा, रिडक्शन मिल जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाएगी, नहीं सर, स्पेशलाइजेशन पर हम चले जाएंगे। क्वेश्चन 162, विच फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आपको एग्रीकल्चर में किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है जी, करंट वीकली तो नहीं मिल सकती, एजुकेटेड तो बात नहीं है, इंडस्ट्रियल तो हम सर शहरों में देखेंगे, लेकिन यूजर स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिल सकती है। तो 162 बताइए सर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन 163, बात क्या हो रही है, विच एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड एज नॉन ट्रांसफर। आप बताइए सर, नॉन ट्रांसफर में से कौन सा आ जाएगा। नॉन ट्रांसफर मतलब सर, ट्रांसफर में हम क्या पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट को सुविधाएं दे रहे हैं, उसके बदले गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे सर, जैसे आपके पास सिकनेस बेनिफिट्स हो गए, क्या आप इसमें गिन सकते हैं, आपने बताया नॉन ट्रांसफर में, आपने इनमें से बताना है कौन सा आ जाएगा। क्या ओल्ड एज पेंशन, सर ओल्ड एज पेंशन बात करेंगे, ये तो आपके ट्रांसफर में आप गिन सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफर में आपके पास एक एग्जाम्पल इसकी आ जाती है। लेकिन जो आपके पास सिकनेस बेनिफिट्स हैं, ये सिकनेस बेनिफिट्स आपके पास नॉन ट्रांसफर में आ जाएंगे। इसके बरकर जो आपके पास एक्सपेंडिचर हो जाएगा एजुकेशन पर, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस में जो हो जाएगा, ठीक है जी, ये क्या आ जाएंगे सर, ये आपके पास ट्रांसफर में आप गिन लेंगे। ठीक है, यही आप मानते हैं, बिल्कुल सर आप गलत मान रहे हैं, यही तो हम चाहते थे आप जो है घूमना नहीं है सर, यही तो बात आपने बड़े बेहतर तरीके से पढ़ी है। ट्रांसफर में जब हमने आपको पढ़ाया था, हमने कहा था गवर्नमेंट का कोई सुविधाएं दे रहे हैं, उसके बदले गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा है सर। ठीक है जी, ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट दे रही है, तो ये तो सर सीधे सीधे ट्रांसफर आ रहा है। सिकनेस बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे रही है, ये तो सीधे सीधे ट्रांसफर आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है अलाउंस गवर्नमेंट दे रही है, ये तो सीधे सीधे ट्रांसफर आ रहा है। लेकिन जो आपके पास एक्सपेंडिचर एजुकेशन पर आ रहा है, वो तो सर नॉन ट्रांसफर में आ जाएगा। बिल्कुल घूमिए मत सर, दिमाग यहीं पर रखिए। क्वेश्चन 164, इफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, अगर आपके वॉल्यूम ट्रांजैक्शन क्या होंगे, देन उसके बाद जो प्राइस लेवल राइज होगा विद इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। सर सीधा सीधा बोल रहा है कि MV इज इक्वल टू PT। सर इसमें हमने जो अजप्शन लिए थे कि हमारे पास जो वॉल्यूम है, वो जो आपके पास ट्रांजैक्शंस हैं सर, वो क्या रहते हैं सर, वो आपके पास कांस्टेंट रहते हैं। ये अजप्शन हमने आपको पढ़ाए थे, वही पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन क्या रहते हैं सर, वो आपके पास कांस्टेंट रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी डेट इज सही आंसर आ जाएगा, ये बात है। क्वेश्चन 165, सपोज
एक आपके पास कंज्यूमर है सर, वो अफोर्ड कर सकता है 6 यूनिट्स एक गुड के बाई करेगा, 8 यूनिट दूसरे गुड के बाई करेगा। अगर वो सर पूरी की पूरी इनकम आप खर्च कर रहे हैं अपनी, तो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि आपके बताइए कि प्राइस ऑफ द टू गुड्स आर दिस एंड दिस, उसको सर कितना इनकम उसके पास होगी। क्या पढ़ा है हमने सर बजट कांस्टेंट में P1 प्लस P2 किसके बराबर होता है सर, ये m के बराबर होता है इन मैक्सिमम। तो P1 की वैल्यू 6, X1 की वैल्यू 6, P2 की वैल्यू 8, X2 की वैल्यू 8, कितना हो गया सर ये 36, 64, 100। तो 100 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। चलिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन वन आपके पास 166, विच रिसोर्स इज क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स इनमें से कौन सा है सर, सीधा सीधा आप देखेंगे पेट्रोलियम से नॉन रिन्यूएबल आ रहा है, कोल नॉन रिन्यूएबल आ रहा है, आयरन नॉन रिन्यूएबल, एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर लैंड रिन्यूएबल रिसोर्स में आप गिनेंगे। क्वेश्चन 167, विच एग्रीकल्चर मेजर्स प्रोवाइडेड इरीगेशन फैसिलिटीज टू लार्ज एरिया ऑन एन इंक्रीजिंग बेसिस ऑफ कल्टीवेशन। तो आपने क्या बताना है, कौन से मेजर्स आपको प्रोवाइड करेंगे इरीगेशन फैसिलिटीज लार्ज एरिया पर, इंक्रीजिंग बेसिक फॉर कल्टीवेशन। फूड एंड सिक्योरिटी सिस्टम इसके माध्यम से नहीं कर सकते, रूरल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा नहीं, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स। ऑप्शन नंबर सी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप मान सकते हैं। क्वेश्चन 168, ए मार्केट फॉर ए कम्युनिटी, ये आपके पास दी गई हैं, हमने से कंसेप्ट आपको पढ़ाया था, ये 3 इक्वेशन दी गई हैं। क्या पढ़ा था हमने कंसेप्ट, अगर आपको याद होगा हॉरिजेंटल समेशन का, तो यहाँ 40 है, 25.5, 36.5, कितना हो गया सर 4, 6, 2, 102, ठीक है जी 102 माइनस ये 2 और ये यहाँ से 2, 2 2 कितने हो गए सर 4p, 102 माइनस 4p कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सीधा हॉरिजॉन्टल समेशन हमने किया है सर ये। क्वेश्चन 169, इक्विलिब्रियम प्राइस इज हायर देन द एक्चुअल प्राइस ऑफ द कम्युनिटी। अब इक्विलिब्रियम प्राइस सर ज़्यादा है एक्चुअल प्राइस से, तो सर प्राइस क्या होगी, जब इक्विलिब्रियम प्राइस ज़्यादा है तो प्राइस सर बढ़ेगी सीधा सीधा, तो प्राइस कहाँ की तरफ जाएगी, स्टार्ट राइजिंग। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर आना चाहिए। किसी दोस्त को लग रहा होगा, कोई दोस्त सर FA के एस्पिरेंट नहीं है, वो इस क्लास में है, वो लग रहा होगा सर सोच रहा है कि इतनी रफ्तार से इतने तेज़ सर क्यों चल रहे हैं, लेकिन सर हम आपको यकीन दिलाएं कि आपके पास हमारे जिस एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ा रहे हैं फिलहाल, ये जो FA का एग्जामिनेशन है, इसमें सर कुछ ही अब लम्हे बचे हैं। तो जिन दोस्तों ने सर इस हर एक क्वेश्चन को खोल के देखना है, उनसे सर निवेदन है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ हर एक क्वेश्चन हमने सर 2-2, 3-3 मिनट लेकर आपको पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन 170, विच एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड एज नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट कौन सा आ जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑफ फूड फ्लड कंट्रोल, कम्युनिकेशन पर, ट्रांसपोर्ट पर, जुडिशरी पर। सर ये सारे पहला भी, दूसरा भी और तीसरा, तीनों की 3 किस में आ रहे हैं सर, आपके पास डेवलपमेंट में आ रहे हैं। लेकिन जब बात आएगी जुडिशरी की, एक्सपेंडिचर जो आप जुडिशरी पर कर रहे हैं, ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा। क्वेश्चन 171, विच इक्वेशन विल होल्ड गुड व्हेन द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर कंज्यूमर होगा तो हमने क्या पढ़ाया था आपको, हमने पढ़ाया था मार्जिन यूटिलिटी जो आपके पास आ जाएगी, प्राइस किसी गुड एक्स की शुड बी मार्जिन दूसरे गुड की वाई की डिवाइडेड प्राइस ऑफ डैट वेरी गुड, ये चीज़ पढ़ी है। तो ये इक्वेशन कहाँ पर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी पर यही हुबहू दिया गया है। यहाँ आंसर तो सही आप हमने दे दिया है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन 172, चूज चेंज रिजर्व बैंक कौन सी चेंज इनमें से करेगी, ताकि क्या करना है उसने सर, डिक्रीज करना है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जो मार्केट में है वो कम करनी है, हो सकता है इन्फ्लेशन आ गई है, ठीक है जी, महंगाई हो गई है, तो आपकी उसकी वजह से आप RBI चाहता है कि इस मनी सप्लाई कम हो, तो वो क्या करेगा सर, वो काम ही करेगा, जो रेपो रेट्स है सर वो इंक्रीज कर देगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 173, व्हाट इज द मेन काज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के मेन काज इनमें से आप क्या मानेंगे, डिक्रीज इन लेबर फोर्स, जॉबलेस एंड जॉब लॉस ग्रोथ, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी या अप्रोप्रिएट एजुकेशन सिस्टम। तो जॉबलेस एंड जॉब लॉस ग्रोथ जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन 174, चेंज इन स्टॉक। सर ये निगेटिव कब होगा, चेंज इन स्टॉक सर किसके बराबर होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये सब निगेटिव कब होगा, जब क्लोजिंग स्टॉक कम होगा एज कम्पेयर टू ओपनिंग स्टॉक, जब क्लोजिंग स्टॉक कम होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक लेस देन, बी ऑप्शन जो है सही आंसर। क्वेश्चन 175, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ IPO। IPO का सर मेन एडवांटेज क्या है जब आप प्राइवेटाइजेशन में करते हैं। IPO सर मेन सर हम इदारा लेते हैं डेवलप्ड कंट्री में, इसको सर ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मेन जो इसके एडवांटेज आते हैं, इट एंश्योर्स वाइड पार्टिसिपेशन ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। दूसरी बात सर, इसका जो विरोध है वो कम होता है, क्यों, क्योंकि इसके माध्यम से सिर्फ आप जो किसी कंपनी के किसी PSU के शेयर्स को बेचते हैं विदाउट एनी चेंज इन इज मैनेजमेंट एंड पॉलिसीज। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपको बता रहा है, इट एंश्योर्स wide participation of retail investors and thus helps in
ब्रॉड बेस्ड कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटिटी। तो ऑप्शन नंबर ए आप 175 का मान सकते हैं आंसर। क्वेश्चन 176, विच आर फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इनमें से माइक्रो के साथ कौन सा है? सब माइक्रो की बात आ रही है, नेशनल प्रोडक्शन, गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की बात आएगी तो आप जो है माइक्रो की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन 177, इन केस ऑफ डैश गुड्स, किन गुड्स में सर क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी। कब? अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब गुड्स हमारे नॉर्मल गुड्स हैं। इसका उल्टा हो रहा है तो आप इन्फीरियर गुड्स की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन 178, इन द बेसिक मॉडल ऑफ मार्केट इकोनॉमी वी अज्यूम, हम सब बेसिक मॉडल में क्या मानते हैं कि मार्केट किस तरह का है? ड्यूपोली है, कम्पिटेटिव है, मोनोपोली है या ओलिगोपोली है? इन जनरल हम बात करते हैं सर मार्केट जो है वो कम्पिटेटिव नेचर होते हैं। क्वेश्चन 179, वाई डज इट टोटल कॉस्ट करो स्टार्ट फ्रॉम? टोटल कॉस्ट करो सर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अगर आपको पता होगा टोटल कॉस्ट करो जो है बिल्कुल सर वाई एक्सिस से स्टार्ट होते हैं। तो टोटल कॉस्ट करो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? वाई एक्सिस से। ये देखिए सर, ये हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। टोटल कॉस्ट, ये टोटल वेरिएबल, इन दोनों का जो फर्क आ रहा है सर उससे आप, ये जो सर इंटरसेप्ट आ रहा है इससे आप टोटल फैक्टर जो आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट है वो मानेंगे। अंडर परफेक्ट कंपटीशन एज आउटपुट इज टोटल रेवेन्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग एट। परफेक्ट कंपटीशन में आपको बताना है सर, ठीक है जी। टोटल तो किस, ये आपके पास टोटल रेवेन्यू का करो किस तरह होता है सर? स्ट्रेट लाइन, मतलब कांस्टेंट रहता है ये। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आ जाता है सर। कांस्टेंट रेट पर सही देखने को मिलता है आपको। चलिए दोस्तों, किसी दोस्त को सर परेशान नहीं होना है, विस्तार से हर एक क्वेश्चन सब पढ़ाया हुआ है अभी सुपरफास्ट रिवीजन आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 181, इफ द डिमांड फॉर ए कमोडिटी राइजेस इवन विदाउट एनी चेंज इन द प्राइस, अगर किसी चीज़ की सर प्राइस में चेंज आने के बिना ही उसकी डिमांड में बढ़ोतरी आ रही है तो उसे आप क्या कहेंगे? सर हम सीधा सीधा कहेंगे सर उसकी डिमांड बढ़ रही है, इंक्रीज इन द डिमांड कहेंगे। क्वेश्चन 182, विच एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड एज नॉन ट्रांसफर। आप बताइए सर में नॉन ट्रांसफर, आप ट्रांसफर नॉन ट्रांसफर आप पढ़ चुके हैं, नॉन ट्रांसफर कौन सा है? ऑप्शन ए इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट, ऑप्शन बी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, सिकनेस बेनिफिट, या आपके पास एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ आ रहा है। बताइए सर नॉन ट्रांसफर आपने इनमें से बताना है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ठीक है जी। क्वेश्चन 183, ए कंज्यूमर कंज्यूमर्स ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई। दो ही चीज़ें वो कंज्यूम कर रहा है, एक एक्स है और दूसरी वाई है। प्राइस दोनों की दी गई है 6 और 3 पर यूनिट दी गई है। आपको बताना है कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या निकलेगी, कब? सब जब इक्विलिब्रियम पर होगा। जब सर कोई कस्टमर आपके इक्विलिब्रियम पर होता है तो आप मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसके बराबर होती है? प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड प्राइस ऑफ वाई। तो 6 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया सर? 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 184, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। कितनी बार सर इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं? देखिए सर सेम इक्वेशन फिक्सचर की हमने जो पढ़ी है, एम वी इज टू पी टी, बात हो रही है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। अब अगर पैसा कम हो रहा है तो इसकी वजह से प्राइस लेवल जो है वो भी कम हो जाएगी, दैट इज डिक्रीज इन द प्राइस लेवल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आना चाहिए 84 का। चलिए दोस्तों, जो दोस्त देख रहे हैं उनसे गुजारिश करेंगे सर आप दोस्त जो हैं लाइक किया कीजिए साथ साथ, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है भाई वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। एट द 11th और आपके साथ एक ला रहे हैं, बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन पहले कुछ ही घंटों में आपके पास पूरी इकोनॉमी रिवाइज हो गई। क्वेश्चन 184, विच इंस्टीट्यूशन इज कैटेगराइज्ड एज अनरेगुलेटेड। अनरेगुलेटेड आप इनमें से कौन मानेंगे? अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, मनी लेंडर्स, इंडिजीनस बैंकर्स, निधि। सर निधि जो है आप अनरेगुलेटेड नॉन बैंकर्स मान सकते हैं। क्वेश्चन 186, विच फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब आपने बताना है अर्बन एरिया में किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा। अर्बन एरियाज की बात करेंगे सर, वहाँ पर इंडस्ट्रियल आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 187, विच इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है सर? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को आप और किस नाम से जानते हैं? मिक्सड, सेंट्रली प्लानिड, सोशलिस्ट, या आपके पास मार्केट। बिल्कुल सर मार्केट इकोनॉमी को ही आप जो है मानेंगे। 187 ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। क्वेश्चन 188, डैश मीन्स दैट द मेकिंग ऑफ आर्टिकल इज स्प्लिट अप इनटू सेवरल प्रोसेसेस एंड ईच प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय सेपरेट वर्कर्स और ग्रुप ऑफ वर्कर्स। ठीक है जी, क्या बताया जा रहा है
कि किसी आर्टिकल आप बना रहे हैं, जो उसके बनाने के तरीके हैं उनको आपने अलग अलग प्रोसेस में डिवाइड किए हुए है और हर एक को अलग अलग जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं। तो मतलब हम कम्प्लेक्स डिवीजन की तरफ जा रहे हैं। किसकी डिवीजन हो रही है सर? लेबर की। कम्प्लेक्स डिवीजन लेबर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 189, आइडेंटिफाई द विजिबल आइटम। बताइए सर, आप अगर आप यहाँ देखेंगे इनमें से विजिबल आइटम आपको क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सर कहाँ विजिबल है? सीधे सीधा आपको देख रहे हैं कि एलसीडी जो आपके पास आ रहे हैं स्क्रीन, एलसीडी स्क्रीन से उनका व्यापार अगर हो रहा है तो सीधे सीधा आपको विजिबल आइटम में आ जाएंगे। सिंपल ये गुड्स आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 189 के बाद आप 90 पर पहुंच गए हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट लाई आउटसाइड और बियॉन्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। ये आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है, इसके बाहर कुछ गुड्स आ रहे हैं। ठीक है जी, ये आपके पास केपी हो गया और ये आपके पास डीपी हो गया। तो केपी के लिए डीपी क्या है सर? अनअटेनेबल है। केपी डीपी आप जानते हैं सर क्या है? जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं सर, कपिल शर्मा और दीपिका पादुकोण है। तो करेक्ट आंसर कहाँ आ गया आपके पास? अनअटेनेबल गुड्स कहाँ पर हैं? ये हो गए आपके पास 190 में। ठीक है जी, बिल्कुल सर, ऐसे ही हंसते हंसते पढ़ना है ताकि जो है बेहतर तरीके से आप कंसेप्ट याद रखें। क्वेश्चन 191, द शॉर्ट रन सप्लाई करो ऑफ फिल्म मस्ट ऑलवेज स्लोप। जो आपके पास शॉर्ट रन सप्लाई करो है, जो अभी हमने आपको पढ़ा दिया था सर, यहाँ से यहाँ के बाद जो तीसरा हिस्सा ये जा रहा था, ये वाला हिस्सा, तो ये क्या करना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? इट मस्ट ऑलवेज स्लोप अपवर्ड्स। कहाँ की तरफ जाना चाहिए सर? ये 191 में क्या देंगे आप आंसर? बताइए सर मेरे। अपवर्ड्स टू द राइट। बहुत अच्छे सर, इस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो आ रहा है ये किसकी तरफ जाना चाहिए? अपवर्ड टू द राइट। क्वेश्चन नंबर 192, विच आर द फॉलोइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट डील्स विद डिमांड मैनेजमेंट। तो डिमांड मैनेजमेंट के साथ कौन डील करता है सर? इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स या फ्रेजाइल बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशंस। तो ये एक सर किस में इंक्लूड करेंगे आप? मैक्रो स्टेबलाइजेशन में। 192 ऑप्शन नंबर बी। 193 आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी ऑन टोटल रेवेन्यू व्हेन डिमांड इज इलास्टिक। आप बताइए सर, बात समझिए अच्छे से क्वेश्चन को। आपने बताना है कि आपको इफेक्ट क्या होगा। प्राइस जो है, कीमत सर किसी चीज़ की बढ़ रही है, लेकिन डिमांड क्या है सर? डिमांड आपके पास इलास्टिक है। जब प्राइस बढ़ गई तो डिमांड में क्या आ जाएगी सर? बिल्कुल डिमांड में कमी आ जाएगी, लेकिन डिमांड सर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसके बरके डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपके पास जो रेवेन्यू हो वो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपको पता है, समझ रहे हैं बात, कि टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि सर डिमांड आपके पास इलास्टिक है। 194, डैश रेफर्स टू दोज थिंग्स इन इकोनॉमिक्स फॉर विच लेस इज प्रेफर्ड ओवर मोर। तो कम किसके लिए आप प्रेफर करेंगे? कल आप एग्जामिनेशन में जाने जाएंगे सर, आप निगेटिव जो है कम प्रेफर करेंगे। आप चाहेंगे सारे के सारे हमारे जो हैं प्लस में 1 सब आएँ, माइनस में 0.25 कहीं भी मत आए। तो वही है सर, बैड्स को आप प्रेफर नहीं करेंगे। 195 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच मेजर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम सजेस्टर्स। कौन से मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम आपको सजेस्ट करेगा? क्या सजेस्ट करेगा? accumulation of foreign exchange reserves would move Indian economy to somewhat stable and sustainable balance of payment position in the post reform period। तो ये किसके माध्यम से होगा? जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो रही है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट ही हम करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आप मानेंगे 195 का। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर 196। बिल्कुल सर रफ्तार से चल रहे हैं और सर मजबूरी भी है, चलना भी है क्योंकि आपके पास एग्जामिनेशन में कम समय रहा है। 196 आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट चेंजेस विल आरबीआई अंडरटेक टू चेक द इन्फ्लेशन। अब सर चीज़ों की कीमत बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, मतलब अब आरबीआई कौन से कदम उठाएगी? आरबीआई सर वो कदम उठाएगी जिसकी वजह से पैसा मार्केट में कम हो जाए। तो वो कौन से कदम हो सकेंगे? वो आपके पास रेपो रेट को बढ़ा लेगा। रेपो रेट बढ़ जाएगा, पैसा कम आ जाएगा, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकती है। क्वेश्चन 197, टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ। सर दो सेक्टर जो इकोनॉमी के आ रहे हैं मेनली कौन कौन से होते हैं? सर हमारे पास फिर्म होता है और हमारे पास हाउस होल्ड होता है। फिर्म क्या देता है सर हाउस होल्ड को? सर गुड्स एंड सर्विसेज देता है। हाउस होल्ड क्या करता है सर? इस पर जो हाउस होल्ड है इस पर खर्चे करता है, इस पर स्पेंडिंग करता है। फिर्म क्या देता है सर इसको? सर जो हाउस होल्ड है इसको मजदूर देता है, ठीक है जी, वर्कर्स देता है आपके पास, जिसे आप फैक्टर सर्विसेज कहेंगे, और इसके बदले जो आपके पास फिर्म है उसे आप
फैक्टर पेमेंट देता है, उसको मजदूरी देता है, ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो कौन कौन चीज़ें आ जाएंगी, एक तो हाउस होल्ड आ जाएगा और आपके पास फिल्म आ जाएगा 197 में। 198 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड एज ट्रांसफर पेमेंट। अब बताइए सर इनमें से ट्रांसफर पेमेंट कौन है। अब आप बहुत बड़े बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं ट्रांसफर पेमेंट क्या है, किस तरह से आपने इसको लगाना है। तो आप गवर्नमेंट खर्चे कर रही है, ठीक है जी, विदाउट उसको सर वापसी में कुछ नहीं मिल रहा है, विदाउट गुड्स आर सर्विस बीइंग रिसीव्ड इन रिटर्न, तो कौन सा आ जाएगा इनमें से। तो सीधे सीधे जो ओल्ड एज पेंशन हैं वो सीधे सीधे आपके पास ट्रांसफर पेमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास तमाम 198 क्वेश्चन थे जो JSA में पूछे गए थे, ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज थी, कोशिश की आप दोस्तों के साथ रिवाइज करने की। आप देखिए सर इस तरह से आपके तमाम जो भी FAA के साथ साथी हैं उनको हम बताते चलें सर, इस तरह से ये FAA के लिए आखिरी क्लास थी। अब आपके साथ एग्जामिनेशन के बाद मिलेंगे। आप दोस्तों से बड़ी उम्मीदें लगाई हैं, आप दोस्त बड़े बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करके दिखाएं। बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है सर, जो आपने पढ़ा है बड़े बेहतरीन तरीके से आप जो है पूरे साल से पढ़ रहे हैं। कॉन्फिडेंट रहिए उस मालिक पर, अल्लाह ताला पर, वाहिगुरु जी पर बिल्कुल अच्छे से आप ट्रस्ट करके रहिए, बेहतर तरीके से आप प्रदर्शन करेंगे। डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।